हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज अपना स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर। ये जो टॉपिक है अपना प्लान्स बेस पे रहेगा कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर पहला जो चैप्टर था उसमें तो देखा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश राज था यहाँ पे, वो कैसा था, किन किन सेक्टरों पे उनका पूरा अधिकार था, कैसे कैसे उन्होंने एक्सप्लोइटेशन किया इंडियन इकोनॉमी का। उसके बाद में जो आज का जो टॉपिक है उसके आगे है जो गवर्नमेंट ने 1947 के बाद में जब गवर्नमेंट ने बनाना स्टार्ट किया इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कुछ प्लान बनाए जिसको अपन आज डिफाइन करेंगे, जो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अगर पहला जो वीडियो आपने नहीं देखा है फर्स्ट चैप्टर का इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडिपेंडेंस का, तो उसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसमें आप जाके कंप्लीट उसको देख सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं 5 ईयर प्लान इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट, जो चैप्टर के अकॉर्डिंग अपन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले उसका मीनिंग देखते हैं। 5 ईयर प्लान में था क्या। देखो, प्लानिंग से नाम से समझ में आ रहा है कि जो प्लान बनाए गए थे, जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी, सबसे पहले अपन प्लान बनाते हैं। बिजनेस के अपन ने देखा भी है बिजनेस के अंदर सभी में कि सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कोई भी गोल्स या अपने जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको डिसाइड करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्लान बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग अपन धीरे धीरे उस गोल्स को अचीव करते हैं। तो प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, ये तो पता है आपको भी, क्योंकि प्लान से एक लिमिटेड पीरियड के लिए बिल्कुल सही सोच समझ कर बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग उसको अचीव करना होता है। तो अपन देखते हैं इसमें इकोनॉमिक प्लान में क्या होता है कि एन इकोनॉमिक प्लान्स इज एन आउटलाइन ऑफ स्कीम्स डिज़ाइन टू अचीव सर्टेन प्री डिटरमाइंड। ये क्या होता है कि जो भी प्लान बनाए जाते हैं पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं, जो फ्यूचर में उनको अचीव करना होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ ए प्रायोरिटीज विद ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या था कि जो भी इकोनॉमिक प्लान जो बनाए जाते हैं वो ऐसी स्कीम के साथ जो डिज़ाइन किए जाते हैं जो पहले से प्री डिटरमाइंड होती है, और उन एक्टिविटीज जो ऑब्जेक्टिव अपने गोल्स रखे हैं उनको एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, और जो देश में पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है, प्रायोरिटी है, किसी चीज़ को अपने को पहले करना है, बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों को पहले उनमें शामिल किया जाता है। तो इकोनॉमिक प्लान में देखा अपन ने। अगर एग्जैक्ट मीनिंग अपन देखते हैं जो प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग दी गई थी, तो वो क्या है कि इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री resources in different development activities in a coordinates with a national priorities। इसमें साफ उसने भी बात कही है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसका मतलब होता है जो भी कंट्री के अंदर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज है उनका पूर्ण यूटिलाइजेशन करना, डिफरेंट डेवलप एक्टिविटीज़ जो कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, अलग अलग डेवलपमेंट के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उसके अंदर अकॉर्डिनेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज़, जो कि अपने देश को सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान बनाए जाते हैं, उसी के अनुसार जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है प्लानिंग कमीशन का। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन था वो सबसे पहले कब स्थापित किया गया था, कब स्टैब्लिश किया गया था 1950 में, मतलब कि 1950 में सबसे पहले प्लानिंग कमीशन का आइडिया आया, जो 1950 में सबसे पहले बनाया गया। तो उसमें इस प्लानिंग कमीशन को जो मेन उसके मेंबर थे, जो चेयरमैन से बोल सकते हैं, जो इकोनॉमिक्स प्लानिंग कमीशन का जिसने आइडिया दिया था उसका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ, आप देख लेना इसके अकॉर्डिंग। ठीक, उन्होंने 1950 के बाद में, ये तो था ये बनाई गई, उसके बाद में अब समझने की बात ये है कि ये 1 जनवरी 2015 को इसे दोबारा से नाम बदल कर इसको क्या रख दिया गया, इसका नाम बदल कर रख दिया नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म देखो, काम वही है। प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, प्लान्स गोल बनाना और उसको अचीव करना, इसको ही नाम बदल के इन्होंने बना दिया नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म बनता है नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ए ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका ये फुल फॉर्म बनता है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
जो कि आगे काम भी आएगा। ठीक है, तो ये था इसका प्लानिंग कमीशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन। उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं जैसे प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई सिंपल सी बात है, अपने को सबसे पहले यही तो पता होना चाहिए कि प्लानिंग बनी कैसे, भाई ज़रूरत क्यों पड़ी प्लानिंग की। तो मैं देखता हूँ भाई प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपने इंडिया के ऊपर इतना अधिकार था कि उन्होंने इतना शोषण किया कि यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल था, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो यहाँ पे होती थी, उनको बिल्कुल यहाँ से बैकवर्ड बना दिया, बिल्कुल स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गई। किसके टाइम में अपन बोल सकते हैं इंडिया इनहेरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश ए बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जिसके कारण क्या हुआ कि जो अपने इंडिया के जो आउटपुट था, प्रोडक्टिविटी थी, वो बिल्कुल ही उस टाइम पे बिल्कुल कम हो गई थी। उसको बढ़ाने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान बनाना शुरू किया। इसलिए अपने को प्लानिंग करना सबसे महत्वपूर्ण था उस टाइम पे, प्लानिंग करना। अगर प्लान नहीं करते तो अपन जो अब फिलहाल जो सक्सेस अपने को मिल रही है वो सक्सेस नहीं मिल पाती। तो इसमें इसलिए अपने को नीड हुई प्लानिंग की। तो उसके बाद में 2 पॉइंट इसके अंदर आते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग, कि एक तो होता है डायरेक्टिव प्लानिंग और दूसरा होता है कंप्रिहेंसिव प्लानिंग। देखो डायरेक्टिव प्लानिंग और कंप्रिहेंसिव प्लानिंग का मीनिंग क्या दे रखा है, मैंने डिफरेंस के थ्रू बताया, क्योंकि डिफरेंस के थ्रू आप बिल्कुल आराम से इजी उसको समझ सकते हो। तो सबसे पहले देखो डायरेक्टिव प्लानिंग रेफर टू दैट प्लानिंग अंडर विच डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस आर डायरेक्टेड इन द सच अ वे दैट देयर इज ए स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। क्या हुआ इसमें, तो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई के फोर्स के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर प्लान की डिसाइड होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, प्राइवेट के हाथों में ये होता है। और इसके बाद में इसमें क्या लिखा हुआ देखते हैं, गवर्नमेंट इटसेल्फ पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। देखो इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है ग्रोथ कराने के लिए और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए, इसके अंदर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है। सेकंड में इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है, ओनली प्राइवेट सेक्टर इज द डायरेक्ट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारा काम कौन करती है, प्राइवेट सेक्टर करता है। देयर आर दी हार्म्स ऑन नेशनल एंड दी आर दी मैक्सिमम प्रॉफिट। भाई नेशनल में, राष्ट्र में जो भी हो, कितनी भी नुकसान पहुंचे उसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट सेक्टर सिर्फ ज़्यादातर अपन समझते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज के लिए ही जाना जाता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट इन्वॉल्व क्यों हुई कि जो प्राइवेट सेक्टर के साथ में मिलके पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ काम करेंगे। एक कैपिटलाइजेशन पर्सनल प्रॉफिट ऑफ द मैक्सिमाइज, देखो हर एक व्यक्ति को एक प्रकार से प्रॉफिट भी मिले और उनके साथ साथ में सोशलिज्म का, सोशल के अंदर इंटरेस्ट एंड इंक्रेज, उनके अंदर जो उनका प्रॉफिट है सोशल का, वेलफेयर का भी, उसका भी ध्यान रखा जाए। तो डायरेक्टिव प्लानिंग और कंप्रिहेंसिव प्लानिंग बिल्कुल इजी से मैंने बताया, डिफरेंस के थ्रू आप आराम से समझ सकते हो। तो इसका डिफरेंस ये था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में देखो इसी का छोटा सा पॉइंट ऐड करते हैं इसी के अंदर, एक तो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। देखो नाम से पता चल रहा है फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, मतलब कि जो भी मार्केट के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके अंदर गवर्नमेंट ना होके, देखो गवर्नमेंट जहाँ पे भी इंक्लूड होगी वो बिल्कुल उसके ऊपर स्ट्रिक्ट और कानून वगैरह, लॉ वगैरह लागू हो जाएगा। लेकिन फ्री प्ले का मतलब उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना आके प्राइवेट सेक्टर खुद डिसाइड करता है कि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है वो किस हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज होनी है। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इट रेफर टू सिचुएशन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री डज नॉट इंटरफेयर विद द मार्केट फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो ये था इसका फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स का मतलब। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा ये वाला टॉपिक। आज के लिए तो इतना ही था, इसको आप अच्छे से रिमेंबर करना, याद करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।